जय भीम दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको दलितों पर होने वाले अत्याचार की एक दुख भरी कहानी सुनाने वाला हूं, जिसको सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी घातक सिद्ध हो सकती। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सूरज अभी पहाड़ी के पीछे से धीरे धीरे उग रहा था, लेकिन रामपुर गांव की दलित बस्ती, जिसे लोग नीचा मोहल्ला कहते थे, में सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। मिट्टी के कच्चे घरों की चिमनियों से धुएं की हल्की रेखाएं उठ रही थी। बस्ती के इकलौते पुराने नलके पर पानी भरने के लिए औरतों की कतार लगी थी और पुरुष खेतों की ओर जाने की तैयारी में थे। ये गांव दो हिस्सों में बटा था। एक ओर था ऊंचा मोहल्ला, जहां गांव के रसूखदार और धनवान लोग रहते थे। उनके पक्के मकान और विशाल आंगन उनकी ताकत का मूक प्रदर्शन करते थे। दूसरी ओर था नीचा मोहल्ला, जो गांव के किनारे पर बसा था, जहां दलित समुदाय की पीढ़ियां बस्ती बनाए हुए थीं। दोनों हिस्सों के बीच एक अदृश्य दीवार थी, परंपरा, डर और सत्ता की दीवार। इसी नीचे मोहल्ले में रहता था बिरजू, 20-21 साल का एक दुबला पतला नौजवान, जिसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उसके पिता मंगल राम, गांव के सबसे बड़े जमींदार शेर सिंह, जिसे गांव वाले मालिक कहते थे, के खेतों में बंधुआ मजदूर की तरह काम करते थे। उसकी मां सोमती ऊंचे मोहल्ले के घरों में बर्तन झाड़ू का काम करती थी। बिरजू खुद पढ़ लिख नहीं सका था। बचपन से ही उसे माता पिता के साथ काम में जुटना पड़ा, लेकिन उसके दिल में एक सुलगती आग थी, एक सवाल जो उसे रातों को सोने न देता। क्यों उनकी जिंदगी ऐसी है? क्यों उन्हें हमेशा सिर झुकाकर चलना पड़ता है? क्यों ऊंचे मोहल्ले का कोई बच्चा भी उन्हें नाम लेकर पुकार सकता है, जबकि उन्हें हर किसी को जी हुजूर कहना पड़ता है? उस सुबह बिरजू रोज की तरह मालिक के खेतों की ओर जा रहा था। रास्ते में ऊंचे मोहल्ले के पास से गुजरते हुए उसने देखा कि मालिक का बेटा जगत अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, हंसी मजाक कर रहा था। जगत की उम्र भी बिरजू जितनी ही थी, लेकिन उसके चेहरे पर सत्ता का नशा और आंखों में क्रूरता साफ दिखती थी। बिरजू ने नजरें झुकाईं और तेजी से आगे बढ़ने लगा। तभी अरे बिरजू, जगत की आवाज गूंजी। बिरजू ठिठक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से पलट कर देखा। कहाँ भागा जा रहा है? जगत ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए पूछा। खेत पर मालिक, बिरजू ने धीमी आवाज में जवाब दिया। खेत पर? आज तेरे बाप को भेजा है। तू आज मेरे घर का काम करेगा। चल, मेरे घोड़े को नहला और अस्तबल साफ कर, जगत ने हुक्म सुनाया। बिरजू के अंदर का खून खौल उठा। उसे खेत पर जाना था, जहां ढेर सारा काम था, लेकिन जगत का आदेश ठुकराने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसने सिर झुकाकर सहमति दी। अस्तबल की गंदगी साफ करते और घोड़े को नहलाते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। अपमान की आग उसे जलाए जा रही थी। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले नीचे मोहल्ले की एक लड़की, माया, सिर्फ इसलिए पिट गई थी क्योंकि उसकी बकरी गलती से मालिक के खेत में चली गई थी। उसे याद आया कि उसके चाचा को इसलिए डांट पड़ी थी क्योंकि उन्होंने ऊंचे मोहल्ले के कुएं से पानी भरने की कोशिश की थी, जबकि उनका नलका खराब पड़ा था। ये रोज का अपमान था, जो धीरे धीरे उनके जीवन में जहर की तरह घुल रहा था। लेकिन आज जगत का व्यवहार बिरजू को तीर की तरह चुभ गया था। काम खत्म करके जब वो घर लौटा, उसका चेहरा लटका हुआ था। उसकी मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? बिरजू चुप रहा और चुपचाप रोटी खाने बैठ गया। उसके पिता मंगल राम भी थके हारे लौटे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। मालिक आज बहुत गुस्से में थे। कह रहे थे कि फसल की कटाई में देरी हो रही है। कल सबको तड़के खेत पर पहुंचना है, मंगल राम ने कहा। उस रात बिरजू को नींद नहीं आई। वो करवटें बदलता रहा। उसके कानों में जगत की आवाज गूंज रही थी। उसे लगा कि अब और नहीं सहा जाता, कुछ तो करना होगा। लेकिन वो अकेला क्या कर सकता था? मालिक और जगत की ताकत पूरे गांव पर थी। पुलिस और प्रशासन सब उनके इशारे पर चलते थे। अगले कुछ दिन शांत रहे, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। गांव में हर 5 साल में होने वाला मेला आने वाला था। मेले की तैयारियों ने नीचे मोहल्ले में भी थोड़ा उत्साह जगा दिया था। बच्चे नए कपड़ों की जिद कर रहे थे और औरतें थोड़ी सी खरीदारी की सोच रही थी। बिरजू का छोटा भाई कालू, जो 12 साल का था, मेले को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित था। वो बिरजू से कहता, भैया, मुझे वो उड़ने वाला झूला झूलना है। बिरजू मुस्कुराकर कहता, हाँ कालू, तू जरूर झूला झूलेगा। मेले का दिन आ गया। गांव के बाहर एक बड़े मैदान में दुकानें, झूले और सर्कस लगे थे। ऊंचे और नीचे मोहल्ले के लोग दोनों मेले में आए थे, लेकिन यहां भी एक अदृश्य बंटवारा था। नीचे मोहल्ले के लोग सहमे सहमे एक किनारे पर ही घूम रहे थे। बिरजू अपने भाई कालू और कुछ दोस्तों के साथ मेले में घूम रहा था। कालू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने झूला झूला, कुछ खिलौने खरीदे। तभी उनकी नजर ऊंचे मोहल्ले के लड़कों के झुंड पर पड़ी, जिसका नेतृत्व जगत कर रहा था। वे जोर जोर से हंसते हुए स्टॉलों पर रौब जमाते घूम रहे थे। बिरजू ने अपने दोस्तों को इशारा किया कि दूसरी तरफ चलें। वे बचकर निकलने की कोशिश कर रहे थे कि तभी कालू का पैर एक पत्थर से टकराया और वो लड़खड़ाकर जगत से जा टकराया। जगत, जो अपने दोस्तों के साथ ठहाके लगा रहा था, इस टक्कर से बौखला गया। अंधा है क्या रे? वह चिल्लाया। कालू डर के मारे कांपने लगा। बिरजू तुरंत आगे बढ़ा। माफ कर दो मालिक, बच्चा है, गलती हो गई, उसने कहा। चुप रह,
जगत ने बिरजू को धक्का दिया। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, नीच जात का होकर। जगत के दोस्तों ने बिरजू और उसके साथियों को घेर लिया। माहौल तनावपूर्ण हो गया। कालू रोने लगा। इसने मुझे अपवित्र कर दिया, इसकी सजा तो इसे मिलेगी, जगत ने क्रूरता से कहा और आगे बढ़कर कालू को एक जोरदार थप्पड़ मारा। कालू गिर पड़ा। बिरजू का खून खौल उठा। वो अपने भाई को पिटते हुए नहीं देख सकता था। उसने जगत का हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसे छोड़ दो, उसने जानबूझकर नहीं किया। तुम मुझसे जबान लड़ाएगा? जगत गुस्से से पागल हो गया। उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर बिरजू और उसके साथियों पर हमला कर दिया। वे संख्या में ज्यादा और ताकतवर थे। बिरजू और उसके दोस्त बुरी तरह पिटने लगे। मेले की भीड़ तमाशबीन बनी देखती रही। कोई बीच बचाव करने नहीं आया। ऊंचे मोहल्ले के कुछ लोग तो इस दृश्य का मजा ले रहे थे। कालू रोता बिलखता रहा। बिरजू को इतनी बुरी तरह मारा गया कि वो अधमरा हो गया। उसके सिर से खून बह रहा था, कपड़े फट गए थे। उसके दोस्तों की भी हालत खराब थी। जगत और उसके गुंडे तब तक पीटते रहे जब तक थक नहीं गए। आज तो इतना ही काफी है, अगली बार आंख उठाने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा, जगत ने धमकी दी और अपने दोस्तों के साथ चला गया। बिरजू के साथी जैसे तैसे उसे और कालू को उठाकर नीचे मोहल्ले की ओर भागे। खबर बस्ती में आग की तरह फैली। औरतें रोने लगीं, पुरुष गुस्से और बेबसी से भर उठे। मंगलराम और सोमती अपने बेटों की हालत देखकर बदहवास हो गए। बिरजू को गहरी चोटें आई थीं। वो बेहोश था। कालू सहमा हुआ था। उसके गाल पर थप्पड़ का निशान सूज गया था। बस्ती के कुछ बुजुर्ग इकट्ठा हुए। ये तो हद हो गई, एक ने कहा। अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? दूसरे ने निराशा से कहा। मालिक के खिलाफ कौन जाएगा? पुलिस में शिकायत करनी चाहिए, किसी ने सुझाव दिया। पुलिस? मंगलराम की आवाज में कड़वाहट थी। वो हमारी सुनेगी? वो तो मालिक के जूते चाटती है। फिर भी कुछ लोगों ने हिम्मत करके अगले दिन पास के कस्बे के पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। मंगलराम, बिरजू के चाचा और 2-3 अन्य लोग डरे सहमे थाने पहुंचे। थानेदार, एक मोटी तोंद वाला आदमी, उन्हें देखकर ही नाक भौं कोड़ने लगा। क्या बात है? उसने रूखेपन से पूछा। मंगलराम ने डरते डरते पूरी घटना बताई। थानेदार ने पूरी बात सुनी, बीच बीच में जम्हाई लेता रहा। फिर बोला, देखो, मेले में धक्का मुक्की हो जाती है। बच्चों का झगड़ा था, तुम लोग बात का बतंगड़ बना रहे हो। जाओ आपस में सुलझा लो। सुलझा लें? हमारे बच्चे को बुरी तरह मारा है, वो बेहोश है, बिरजू के चाचा ने कहा। तो क्या सबूत है कि जगत ने मारा? मेले में हजारों लोग थे, किसी और ने मारा होगा, थानेदार ने लापरवाही से कहा। और वैसे भी तुम नीचे मोहल्ले वालों की आदत होती है बात को बढ़ाने की। जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। वे लोग निराश और अपमानित होकर लौट आए। उन्हें समझ आ गया था कि न्याय का दरवाजा उनके लिए बंद है। बिरजू को होश आने में 2 दिन लग गए। जब उसे होश आया, उसका शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन उससे ज्यादा दर्द उसके दिल में था, अपमान और बेबसी का दर्द। उसे कालू का डरा हुआ चेहरा याद आया, थानेदार का रूखा व्यवहार याद आया। उसे लगा कि अब चुप रहना कायरता होगी, मौत से भी बदतर होगा। उसने तय कर लिया कि वो लड़ेगा, चाहे जो हो जाए। जब वो थोड़ा ठीक हुआ, उसने बस्ती के नौजवानों को इकट्ठा किया। वे सभी गुस्से में थे, लेकिन डरे हुए भी। हम कब तक ऐसे जिएंगे? बिरजू ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। कब तक ये जुल्म सहेंगे? मेले में जो हुआ वो आज मेरे और कालू के साथ हुआ, कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं बिरजू? एक लड़के, सुरेश ने पूछा। उनके पास ताकत है, पैसा है, पहुंच है। हमारे पास भी कुछ है, बिरजू ने कहा। हमारे पास हमारी एकता है। अगर हम सब एक हो जाएं, तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू भूल गया, पिछली बार जब हमने मजदूरी बढ़ाने की बात की थी तो मालिक ने क्या हश्र किया था? एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। हमें कई दिनों तक भूखा रहना पड़ा था। मुझे याद है, बिरजू ने कहा, लेकिन तब हम बिखरे हुए थे। इस बार हमें संगठित होना होगा, हमें अपनी आवाज उठानी होगी। बिरजू की बातों में एक जोश था, एक सच्चाई थी जिसने कुछ नौजवानों को प्रभावित किया। सुरेश, जो बिरजू का बचपन का दोस्त था, सबसे पहले उसके साथ आया। धीरे धीरे कुछ और लड़के भी हिम्मत जुटाने लगे। उन्होंने तय किया कि वे अब चुप नहीं रहेंगे। उनका पहला कदम था मालिक के खेतों में काम करने से इनकार करना, जब तक कि जगत को सजा ना मिले और मालिक इस घटना के लिए माफी ना मांगे। ये बड़ा फैसला था। उनकी रोजी रोटी मालिक के खेतों पर ही निर्भर थी। काम बंद करने का मतलब था भूखे मरना। बस्ती के बुजुर्ग इस फैसले के खिलाफ थे। उन्हें डर था कि मालिक का गुस्सा पूरी बस्ती को जला देगा। बिरजू, होश से काम ले। मंगलराम ने उसे समझाने की कोशिश की। हम गरीब लोग हैं, मालिक से बैर लेकर कहाँ जाएंगे? मंगलराम की आवाज में बेबसी और डर साफ झलक रहा था। बाबा, अगर हम आज डर गए तो जिंदगी भर डरकर ही जीना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं कि कालू और आने वाली पीढ़ी भी यही जिल्लत सहे? बिरजू ने अपने पिता की आंखों में झांकते हुए कहा। भूखे रहने का डर मरने के डर से बड़ा नहीं है, और जिस तरह हम जी रहे हैं वो मौत से कम भी नहीं। सोमती, जो अब तक चुपचाप आंसू बहा रही थी, अपने बेटे के पास आई। उसने बिरजू के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, ठीक कह रहा है, बहुत सहा, अब और नहीं।
सोमती की आवाज में एक अनोखी दृढ़ता थी जिसने मंगल राम समेत कई बुजुर्गों को चौंका दिया। शायद माँ का दिल अपने बच्चों पर हुए अत्याचार से सबसे ज्यादा आहत था। सोमती के समर्थन ने हवा का रुख बदल दिया। बस्ती के कई और लोग जो अब तक दुविधा में थे, बिरजू के साथ खड़े होने को तैयार हो गए। ये तय हुआ कि अगली सुबह से कोई भी मालिक शेर सिंह या ऊंचे मोहल्ले के किसी जमींदार के खेत में काम करने नहीं जाएगा। अगली सुबह नीचे मोहल्ले से खेतों की ओर जाने वाला रास्ता सूना पड़ा था। मालिक के मुनीम ने आकर आवाज लगाई, डांटा, धमकाया, लेकिन कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। यह अभूतपूर्व था। रामपुर के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। खबर ऊंचे मोहल्ले पहुंची तो हड़कंप मच गया। शेर सिंह अपने आलीशान घर के बरामदे में हुक्का पी रहा था जब मुनीम ने हांफते हुए ये खबर सुनाई। शेर सिंह की आंखों में पहले अविश्वास छलका, फिर उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने हुक्का एक तरफ फेंका। इन कमीनों की इतनी हिम्मत, इनकी औकात क्या है कि मेरे हुक्म को टाले। वो दहाड़ा, जाओ सबको घसीट कर लाओ। मुनीम डरते हुए बोला, मालिक, वे लोग घर से निकल ही नहीं रहे, दरवाजे बंद कर लिए हैं। तो दरवाजे तोड़ दो, आग लगा दो उनके झोपड़ों में। शेर सिंह चिल्लाया, लेकिन फिर उसे कुछ खटका। आग लगाना या तोड़फोड़ करना मामले को बढ़ा सकता था। शायद पुलिस या बाहर के लोगों का दखल हो जाए, जो वो नहीं चाहता था। उसने गहरी सांस ली। ठीक है, जाने दो, कब तक भूखे रहेंगे? 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी, तब पैर पकड़ते आएंगे। शेर सिंह ने सोचा था कि यह विद्रोह 2-4 दिन में ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीचे मोहल्ले में पहले 2 दिन मुश्किल से कटे। घरों में जो थोड़ा बहुत अनाज था उसी से काम चलाया गया। बिरजू और सुरेश ने नौजवानों की टोलियां बनाई। वे बस्ती में गश्त लगाते, लोगों का हौसला बढ़ाते। उन्होंने तय किया कि जिसके घर में खाना कम है, दूसरा उसकी मदद करेगा। सब मिल बांट कर खाएंगे। तीसरे दिन भूख का असर दिखने लगा। बच्चे बिलखने लगे, कुछ लोग हिम्मत हारने लगे। बिरजू, ये कब तक चलेगा? बच्चे भूखे मर जाएंगे। एक औरत ने रोते हुए कहा, चाची, हिम्मत रखो, अगर हम झुक गए तो फिर कभी सिर नहीं उठा पाएंगे। बिरजू ने समझाया। उधर शेर सिंह का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। खेतों में काम रुका पड़ा था। फसल कटाई का समय था और देरी का मतलब था नुकसान। उसने अपने बेटे जगत को बुलाया। जगत, कुछ कर, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। जगत की आंखों में वही क्रूर चमक थी। आप चिंता मत करो बापू, मैं देखता हूं इन्हें। उस रात जब सारी बस्ती सो रही थी, कुछ नकाबपोश लोग नीचे मोहल्ले में घुसे। उन्होंने बस्ती के इकलौते नलके को तोड़ दिया। पानी का एकमात्र स्रोत बंद हो गया। सुबह जब लोगों ने देखा तो हाहाकार मच गया। अब पीने के पानी का भी संकट खड़ा हो गया था। ये जरूर जगत का काम है, सुरेश गुस्से में बोला। हमें कुछ करना होगा, बिरजू ने कहा। पास के गांव में नदी है, लेकिन वहां जाने का रास्ता ऊंचे मोहल्ले से होकर गुजरता है। वे हमें जाने नहीं देंगे। तभी एक बूढ़े आदमी जो कभी शहर में काम कर चुका था ने कहा, यहां से पूरब की तरफ जंगल के रास्ते एक पुराना सूखा सोता है। शायद बरसात के बाद उसमें थोड़ा पानी जमा हो गया हो। रास्ता मुश्किल है, लेकिन कोशिश की जा सकती है। बिरजू ने तुरंत कुछ नौजवानों को साथ लिया और उस सोते की तलाश में निकल पड़ा। रास्ता वाकई बहुत खराब था, कंटीली झाड़ियों और ऊबड़ खाबड़ पत्थरों से भरा हुआ। कई घंटों की मशक्कत के बाद वे आखिरकार उस सोते तक पहुंचे। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि सोते में थोड़ा ही सही, लेकिन साफ पानी जमा था। वे बर्तन भरकर पानी लाए। ये एक छोटी सी जीत थी, लेकिन इसने बस्ती वालों का हौसला बढ़ा दिया। उन्हें लगा कि अगर वे साथ रहें तो मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। लेकिन शेर सिंह और जगत चुप बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने नई चाल चली। उन्होंने गांव के बनिए को धमकाया कि नीचे मोहल्ले वालों को उधार पर राशन न दे। जिनके पुराने कर्ज थे उन पर पैसे लौटाने का दबाव बनाया जाने लगा। बस्ती की आर्थिक कमर टूटने लगी। कई परिवारों के पास अब खाने को एक दाना भी नहीं बचा था। बिरजू और उसके साथी कहां तक मदद करते? एक शाम जब बिरजू और सुरेश बस्ती के हालात पर बात कर रहे थे, मंगल राम दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। बिरजू गजब हो गया। मालिक के आदमी कालू को उठा ले गए। बिरजू और सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। कालू को? कब? कैसे? मैं और तेरी माँ खेत से लौट रहे थे। हम चुपके से पास के एक छोटे किसान के खेत में मजदूरी करने गए थे ताकि घर में कुछ खाने को आ सके। हमने देखा कि जगत और उसके 2 आदमी कालू को घसीटते हुए ऊंचे मोहल्ले की ओर ले जा रहे थे। कालू रो रहा था, चिल्ला रहा था। मंगलराम की आवाज रुंध गई। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।